अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया है। आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। इस विधेयक को सदन में रखते हुए वक्फ बिल पर 97 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं, जिन्हें शामिल किया गया है इस संशोधन बिल में। किरण रिजिजू ने बताया कि 1954 में बने वक्फ कानून को असंवैधानिक क्यों बताया उन्होंने, इसके तमाम तर्क रखे। उनका लगातार ये कहना था कि तार्किक ढंग से इस वक्फ संशोधन बिल पर आज बहस होनी चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा कि संसद भवन पर भी वक्फ ने दावा किया है और यूपीए ने 2013 में दिल्ली की कई जमीनों को उन्होंने इसका आंकड़ा भी दिया है। 123 ऐसी संपत्तियां थी जिसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित की गई थी। संवैधानिक बात उठाकर देश को गुमराह करने का काम कर रहा है विपक्ष। लगातार किरण रिजिजू ने कहा, उन्होंने सवाल उठाया उन तमाम संगठनों पर जो इसे एक तरह से एक धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था इस पूरे बिल का लेना देना किसी भी तरह से किसी मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या किसी से नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है संपत्ति के प्रबंधन का विषय है ये। तो किस तरह से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन हो, बेहतर प्रबंधन हो, इसके लिए ये वक्फ संशोधन बिल है। साथ ही उन्होंने कई ऐसी बातों का जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से सच्चर कमेटी में भी इस बात का जिक्र किया गया था 2006 में कि जो वक्फ संपत्तियां हैं उस समय इनका आंकड़ा था 4 लाख प्रॉपर्टी ऐसी थी जो वक्फ की थी और उनसे जो आमदनी हुआ करती थी वो 163 करोड़ थी। और 13 में इतने बड़े संशोधन किए जाने के बाद, जिसमें कि 123 नई संपत्तियां जोड़ी गई थी वक्फ संशोधन में, वक्फ प्रॉपर्टीज में, उसके बावजूद भी इसका जो आमदनी था वो 166 करोड़ ही रहा। तो लगातार किरण रिजिजू ने अपने पूरे वक्तव्य में तकरीबन लगभग 1 घंटे तक उन्होंने इस बिल को पटल पे रखते हुए जो जिन बातों को रखा, उन्होंने बहुत साफ कहा कि किस तरह से ये गरीब मुसलमानों के लिए एक बड़ा एक तरह से बिल है जो तमाम संशोधन किए गए हैं। क्योंकि जो काउंसिल के मेंबर्स होंगे उसमें भी जो सीमित दायरा था सदस्यों का उसको बढ़ाया गया है। उसमें अब जो रहेगा उसमें 4 नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुसलमान सदस्य भी वक्फ काउंसिल के सदस्य होंगे। 2 महिला सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ 2 पूर्व न्यायाधीश भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह से और 4 सदस्य होंगे समाज के अन्य क्षेत्रों के जो अपने विशिष्ट काम के लिए सम्मानित किए गए हैं, उन सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। शिया, सुन्नी, पिछड़ा मुसलमान, महिला, वोरा, तमाम समुदायों को शामिल किया जाएगा। तो ये किसी एक खास वर्ग तक सीमित नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात किरण रिजिजू ने आज इस बिल को पटल पे रखते हुए कहा कि अब वक्फ बिल नहीं रहेगा, अब इस बिल का नाम बदलकर उम्मीद किया जा रहा है। क्योंकि उम्मीद के साथ इस बिल को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पटल पे रखा है। उन उम्मीदों में शामिल है कि किस तरह से ये गरीब मुसलमानों के जीवन को बदलेगा, वक्फ की संपत्तियों का सही प्रबंधन किया जाएगा। और उस प्रबंधन में शामिल है कि जब इतनी बड़ी संख्या में वक्फ की संपत्तियां हैं, क्योंकि किरण रिजिजू ने पटल पे ये बहुत साफ कहा संसद के भीतर कि देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी संस्था के पास है तो वक्फ है। वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहां से अब सदन में बहस शुरू होती है, जिस बहस के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने 8 घंटे का समय निर्धारित किया। जरूरत पड़ने में इस समय सीमा को बढ़ाया भी जाएगा। और इस समय गौरव गोगोई जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो इस समय इस बिल पर अपने पक्ष को रख रहे हैं। आइए उससे पहले एक बार नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। लोकसभा में किरण रिजिजू ने पेश किया वक्फ संशोधन विधेयक। कहा, विपक्ष पर कर रहा गुमराह, संशोधन विधेयक पास होने के बाद विरोधी भी करेंगे प्रशंसा। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया था बिल, विपक्ष की भी यही थी मांग। जेपीसी के संशोधन को कैबिनेट ने किया स्वीकार। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में देश के कई हिस्सों में किया जा रहा है प्रदर्शन। कहीं बांटी जा रही मिठाई तो कहीं फूल। भोपाल में महिलाएं सड़क पर उतरी।
राज्यसभा में आप्रवास और विदेशी विषयक बिल 2025 पर होगी चर्चा। 4 पुराने कानून की जगह बनेगा एक नया कानून। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है ये विधेयक। और वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 25 गीगावाट की बढ़ोतरी। बीते साल के मुकाबले 35% की वृद्धि दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सराहना। और ऐतिहासिक दिन आज माना जा रहा है। जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने सदन में रखा है, उस पर चर्चा जारी हो चुकी है। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी। रामकृपाल जी, स्वागत है आपका। और 2013 का वो दौर भी देखा आपने जब वक्फ संशोधन वक्फ बिल में कई संशोधन किए और आखिरी संशोधन 2013 के दौरान हुआ है। यूपीए सरकार का एक तरह से अंतिम संशोधन वक्फ को लेकर कह सकते हैं। आज जिन बड़े बदलावों के साथ किरेन रिजिजू ने इस संशोधन बिल को रखा है और नाम से ही प्रतीत होता है उम्मीद नाम दिया है इस बिल को। अभी तक का वक्तव्य आपने सुना होगा। विपक्ष की पूरी एक तरह से सियासत रणनीति आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही एक जैसा कि रिजिजू जी ने कहा, उम्मीद, बहुत सारी उम्मीदें हैं पूरे इस देश के उन तमाम गरीब बहुसंख्यक मुसलमानों को भी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि ये कानून बनेगा। और जो इतने समय से, काफी दिनों से, कई वर्षों से जो एक संविधान का एक तरह से धज्जियां उड़ाने वाला ये कानून जो चल रहा था कि इसका कोई सुनवाई नहीं होगी, ये कानून से बड़ा कानून है और जिस पे भी हाथ रखेंगे वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, इस तरह का मुझे आशंका कि क्यों अदालत में चुनौती नहीं दी गई थी और क्यों अदालत ने इसको नल एंड वॉइड नहीं किया था। तो मुझे खुशी है जिस तरह से रिजिजू जी ने बहुत सारी बातें अपने आप को रखी हैं। आप यही सोच लीजिए कि आप कह रहे थे देश ही नहीं, दुनिया में किसी भी वक्त के पास सबसे ज्यादा संपत्ति अगर है तो भारत में है। और जो मुसलमानों की हालत है, जो गरीब बहुसंख्यक बेचारे जो उनकी हालत है, वो बयां करती है कि वक्त के पास, जिसके पास इतनी जमीन है, सब कुछ था, उससे कोई भला नहीं हुआ है आम मुसलमान का। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। और जो पिछले कानून जो 1995 में जो संशोधन किया गया था, वो सिर्फ एक तुष्टीकरण था, कहीं से कोई डिमांड नहीं आई थी। इसलिए कि 92 में बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद मुसलमान जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था वो छोड़ के उससे चला गया। उनको अपीस करने के लिए 95 में लाया गया। और आप सोचिए कि 2014 में, बल्कि जिसको 13 कह रहे हैं, 13 में वो कानून इतने आनन फानन बना जबकि इलेक्शन हो रहा था, उसमें तो इतने असीमित कर दिए गए कि जो कि किसी भी तरह से इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की ये कानून धज्जियां उड़ाता था। रामकृपाल जी, हम जिस तरह से मुसलमानों में खुशी देख रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, तमाम जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं और खासकर वक्फ संपत्तियों के सही मैनेजमेंट को लेकर, उनके सही तार्किक प्रबंधन को लेकर जो तमाम संशोधन किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने या इससे पहले की सरकारों ने इसका इस्तेमाल महज राजनीतिक तौर पर फायदा लेने के लिए किया, और आज जब एक बड़ा बदलाव हो रहा है तो उस फायदे में शामिल हो रहे हैं मुसलमान, तमाम वो वर्ग जो खासकर एक तरह से पिछड़ा मुसलमान, पसमानदा, वोहरा, ये तमाम लोग अब शामिल हो रहे हैं, चाहे सदस्य के तौर पर या फिर इन संपत्तियों का जब सही प्रबंधन होगा, अगर स्कूल खुलते हैं, अस्पताल बनते हैं इन संपत्तियों पर, जो तकरीबन 8 लाख से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं, अगर वो यूं ही बेकार पड़ी और उनका सही इस्तेमाल होता है तो उसका फायदा आज समाज के हर वर्ग को मिलेगा और खासकर उन पिछड़े मुसलमानों को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल सही है जैसा रिजिजू जी ने कहा कि जो भी जमीन है वो देश की है, राष्ट्र की है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी कि जिस तरह से किरेन रिजिजू ने बहुत साफ कहा कि देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास ही है, वक्फ की संपत्ति सबसे ज्यादा संपत्ति है। हालांकि हम जानते हैं कि दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों में वक्फ जैसा कोई प्रावधान किसी भी इस्लामिक देश में नहीं है। वक्फ संपत्तियों का, वक्फ बोर्ड का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है और यही कारण है कि इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं है।
ये संस्था भारत में ही है और भारत में इस संस्था को इस तरह से एक तरह से पोषित किया गया है कि आज उससे तमाम राजनीतिक लाभ जुड़े हैं। रामकृपाल जी, आप अपनी बात पूरी करें। हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि संशोधन इससे पहले भी हुआ, 95 में हुआ, 2013 में हुआ, तब क्यों नहीं इस तरह के बयान सामने आए? तब इस पे क्यों नहीं इतनी राजनीति हुई? अगर आज वक्फ की संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल की बात हो रही है तो उस पे राजनीति के क्या कारण दिख रहे हैं? देखिए ऋतु जी, आप यूं समझ लीजिए कि वक्फ का जो था, वक्फ का ये कानून कुछ लोगों को एक तरह से भू माफिया बनाने का काम कर रहा था, लेकिन जो सरकारें थी वे हमेशा से ये ऐसा वातावरण बनाए रखती थी कि जैसे आम मुसलमान का इससे फायदा होगा। आप ये बताइए कि जो गांव में मुसलमान रहता था, जिस देश में 95% जो आबादी है हमारी किसानों की, उनके पास 2.5 एकड़ से कम जगह है, और जब एक मुस्लिम वर्ग देखता है कि 2 एकड़ वाला किसान उसी में से मेहनत करके कमा रहा है, पैसा बचा रहा है, उसको अगर आज ये पता चल रहा है कि राजेश, आज अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने बहुत साफ तरीके से आंकड़ों के साथ देश के सामने रखा है कि मौजूदा दौर में इस समय वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं, उनका किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, और इस संशोधन बिल के साथ, तमाम संशोधनों के साथ आने वाले समय में वक्फ संपत्तियों का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल होगा, किस तरह से वक्फ बोर्ड के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, उसमें महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, पिछड़े मुसलमानों को शामिल किया जा रहा है, भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड को लेकर आज तक जिस तरह की खामोशी थी कि अगर वक्फ बोर्ड को छुआ या वक्फ बोर्ड पे किसी तरह का संशोधन लेके आई, कोई बातचीत हुई, कोई चर्चा हुई, तो वो इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा, तो वो धार्मिक एक तरह से हस्तक्षेप हो जाएगा, तो उस डर को भी हटाया, साथ ही साथ एक साफ सही तस्वीर भी देश के सामने रखी आज किरण रिजिजू ने? देखिए ऋतु, इस्लाम में आपने बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम में पर्दा नसी महिलाओं को अमूमन आपने बुर्के में देखा, पर्दा नसी देखा, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने 3 तलाक जो है वो विधेयक लाकर जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के हितों को संरक्षित करने की कोशिश की, और इसके बाद तमाम जो भारत सरकार की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी में मुस्लिम महिलाओं को जो भागीदारी मिली, उससे कहीं ना कहीं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बढ़ा। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में आपने देखा कि नारी शक्ति विधेयक ला करके आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई। इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो भी आने वाले दिनों में लाभान्वित होंगी। तो भारत सरकार की ये कोशिश है कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए अगर 2 महिलाएं वक्फ बोर्ड में अगर मेंबर होती हैं, तो जो पर्दा नसी और बुर्के में रहने का जो कल्चर इस्लाम में महिलाओं का रहा है, उससे महिलाएं जो हैं वो बाहर निकलेंगी और पर्दे से बाहर निकलकर जो सोशल जो स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है समाज की, उससे वो जुड़ने का काम करेंगी। और वक्फ के संपत्तियों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कुछ एक जो घराने हैं, कुछ एक जो परिवार हैं या कुछ एक खास जो वर्ग हैं, उनका कब्जा जो है, उनका दबदबा रहा है। और इसकी मुखालफत जो सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाली जो पार्टियां हैं वो दबी जुबान से ही सही पहले भी करती रही हैं, लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं और ऐसे में उनके पास खास करके विपक्ष के जो लोग हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, जो सोशल जस्टिस में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं, उनके सामने इस विधेयक का विरोध करने के सिवा कोई चारा नहीं है। लिहाजा आपने देखा कि किरण रिजिजू के शानदार तकरीर के बाद अब गौरव गोगोई जो लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं, वो अपनी तकरीर पेश कर रहे हैं और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के हिमायती होने जी राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। रामकृपाल जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथी विकास। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी शुरुआती अपने एक तरह से पटल पर रखते हुए बिल के प्रारूप के बारे में विस्तार से संशोधन जो नए बदलाव लेके आ रहे हैं उनको किरण रिजिजू ने रखा, सदन में देश के सामने भी रखा। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें विकास, तो यूपी सुन्नी सेंट्रल ऑफ वक्फ के पास तकरीबन 2,17,161 संपत्ति है। ऐसे में इन संपत्तियों के दायरे को बढ़ाना,
महिलाओं को इस काउंसिल में शामिल करना, साथ ही साथ पिछड़े मुसलमानों को शामिल करना, इन संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल करने, यानी कि अब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या फिर तमाम इस तरह की चीज बनेंगी जिसका इस्तेमाल सब लोग कर सके, ना कि चंद लोगों के हाथ में सिर्फ। सुन्नी बोर्ड या शिया बोर्ड जैसी चीज भी खत्म करते हुए अब सरकार ने इस पूरे बिल का नाम उम्मीद कर दिया है। जी बिल्कुल, यही गरीब लोगों की उम्मीद थी और यही उनकी चाह थी कि उनका भविष्य बेहतर हो सके, जो हो ना सका आज तक। इस उम्मीद के साथ इस उम्मीद बिल को पेश किया गया है और तमाम सारे गरीब लोगों को ये उम्मीद है कि अब आने वाले समय में जो वक्त की संपत्तियां हैं, उनसे जो भी आम गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, मजलूम हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके जीवन में शायद कुछ बदलाव आ सके। क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया कि 2 लाख से ज़्यादा संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हैं और ऐसे ही तमाम सारी संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड के पास हैं। इन सारी संपत्तियों को लाभ कौन उठा रहा है आज तक? कौन आज तक मालामाल हुआ है? किसकी तिजोरियां भरी हैं? ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन वहां तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए ये वक्फ बिल लाया गया है और इस वक्फ संशोधन बिल में लोगों को ये उम्मीद है, आम लोगों को खास तौर से जो इन लोगों के खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठा सकते हैं, उनको उम्मीद है कि अब इस कानून के सहारे उनके जीवन में बदलाव आएगा, उनके लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें हो पाएंगी, उनके लिए भी समाज जो कार्य किए जाते हैं वक्फ के द्वारा, उनका उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को लाभ हो सकेगा, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगी। तो सभी लोगों को इस बात की उम्मीद है। भले ही तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दबाव में ये सब लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन दबी जुबान से सब इस बात का स्वागत कर रहे हैं। तमाम सारे आपने बताया कि जब 2 लाख से ज़्यादा संपत्तियां हैं, आखिरकार उनसे कौन लाभ उठाया है? वही लोग लाभ उठाए हैं जो मुतलवी हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वही उसका लगातार पीढ़ियों से लाभ उठाते आए हैं और ये चाहते हैं कि हमेशा उनका दबदबा इस पर कायम रहे, इसीलिए इस चीज़ का विरोध करते हैं। लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए जो उम्मीद जागी है, इस उम्मीद बिल से निश्चित रूप से उनके आने वाले भविष्य, उनके आने वाली पीढ़ियों को इससे एक नई उम्मीद के पंख लगेंगे। जी ऋतु। जी विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुस्लिम समाज के कई लोग वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। मुंबई में मुसलमान समुदाय ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई हैं, वहीं भोपाल में भी मुसलमान समुदाय में खुशी का माहौल है। लोग ढोल नगाड़ों पर नाचे और थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लेके प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर, जो कि आज अगर सदन में पास होता है, आने वाले समय में ये उम्मीद बिल कहलाएगा, इसको लेकर मुसलमान समुदाय में खुशी का माहौल है। मोदी जी शुक्रिया के पोस्टर हाथों में लिए लोगों ने उनका आभार जताया। आइए सुनते ही महिलाओं का क्या कहना है, क्योंकि ये तमाम महिलाएं, ये महिलाएं जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पे, ये महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रही हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर आने के साथ ही वक्फ संपत्तियों पर चंद लोगों का जो एकाधिकार था, उसकी आमदनी कुछ ही लोगों के जेब तक सीमित थी, आज उन संपत्तियों का बड़ा फायदा उसके बेहतर प्रबंधन, बेहतर मैनेजमेंट से और उन संपत्तियों से अब गरीब मुसलमानों को उसका फायदा मिलेगा। यानी कि अब उन संपत्तियों पर अगर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खुलते हैं तो उनका फायदा सीधे सीधे उस मुसलमान वर्ग को मिलेगा जो गरीब है, जिसके लिए ये तमाम बुनियादी सुविधाएं अब वक्फ संपत्तियों को एक तरह से इस्तेमाल में लाकर उन्हें इन सुविधाओं की हिस्सेदारी मिलेगी। आइए सुनते हैं इन महिलाओं का क्या कहना है। देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों। और लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि ये विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाएगा और ये मुसलमानों के हित में साबित होगा। बिल के फायदों पर प्रकाश डालते हुए रिजवी ने कहा कि संशोधन लागू होने के बाद होने वाली कमजोर गरीब मुसलमानों के हित में होगी, इससे उनकी तरक्की और विकास होगा। वक्फ संशोधन बिल पर इस समय संसद में चर्चा जारी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने बिल को पेश करते हुए जो बड़े बदलाव दिए हैं उसमें यह बताया है कि किस तरह से वक्फ संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि आज की तारीख में
उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आज पास हो जाएगा और मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा इस बिल के ज़रिए हो जाए। चूँकि हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ़ की थी ज़मीनें, इसलिए वक्फ़ की थी कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की इससे होने वाली आमदनी से मदद होगी, उनकी खुद किफ़ालत होगी, उनकी तरक्की होगी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम होंगे, उनके जन कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, बरेलवी सेक्ट के मौलाना का कहना है कि वक्फ संपत्तियों का जो सिद्धांत था वो इसलिए था कि गरीब मुसलमानों, बेवाओं के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, उन संपत्तियों का जो कि नहीं हो रहा था। आज जब वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है और उसके बाद ये बिल संभावित माना जा रहा है कि ये पास होगा, ये नया कानून उम्मीद के नाम से आएगा सामने, तब इन तमाम संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल होगा उन गरीब मुसलमानों के लिए भी। हमारे साथ योगेश शीतल भी जुड़ गए हैं मुंबई से। योगेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी एक बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, काफी ज्यादा संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड ने एक तरह से दावा किया है और कई ऐसी संपत्तियां हैं जो विवादित हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल अब जो उम्मीद बिल कहलाएगा, कितनी उम्मीदें लेके आ रहा है? रितु, बिल्कुल सही कहा आपने। महाराष्ट्र में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे वक्फ की संपत्ति जो है उस पर डिस्प्यूट है। हमारे साथ कुछ समुदाय के लोग हैं जो हम उनसे ही बात करेंगे। वसीम भाई, जरा हमें बताइए कि क्या किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। हम सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल आज संसद में पेश किया। इससे आम मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होगा। पिछली सरकारों ने अपने मिली जुली चाल से वक्फ माफियाओं को ज़मीन कौड़ियों के भाव में दिया और उस ज़मीनों पर जो भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा करके उसको अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ किया। आने वाले दिनों में जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होगा। उस पर कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे ताकि मुसलमान सशक्त हो, मजबूत हो। कुछ लोग हमारे कंधे पर बंदूक रखकर, हमारी भावनाओं से खेलकर और मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर इस बिल को विरोध करने में लगे हैं। कुछ कथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर जो जमातें हैं वो कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में आकर विरोधियों के वो लोगों से हमारे आम मुसलमानों को बहकाकर, हमारे भोले भाले मुसलमानों को बहकाकर कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी करा रहे हैं, लेकिन वो अपने इस मकसद में बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। आप देखिए, अगर जो विरोध करने वाले 10 हैं हिंदुस्तान में तो 10 लाख लोग उसमें बोलने के लिए तैयार हैं, उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस बिल में कोई भी कमी नहीं है। इसलिए जो कुछ विरोधी पक्ष भी वो वॉकआउट कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने अच्छे बिल को हम कैसे अपोज करें। कुछ लोग, कुछ पार्टियां हैं जिन्हें हमेशा वक्फ माफियाओं से बड़े मोटी रकम चंदे के रूप में मिलती थी, वो उनकी रकम बंद हो जाएगी। अवैसी साहब हैदराबाद में कितना बड़े साम्राज्य के मालिक हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वक्फ की है जो उन्होंने कब्जा करके अपने इस्तेमाल में रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द होगा और वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी बिल या कोई भी अच्छा कदम मुसलमानों के हक में मोदी जी उठाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2014 से अब तक जो बिना तुष्टीकरण की राजनीति के, बिना भेदभाव के जिस तरह से मोदी जी ने हमारे लिए काम किया है, तो मुसलमान का बहुत बड़ा तबका मोदी जी की तरफ अग्रसर है, मोदी जी के साथ हुआ है। इसलिए आप ये बताइए, तीसरी बार सत्ता में आना कोई छोटी बात नहीं है। सभी प्रांत, सभी समाज का साथ मिला है, इसलिए मोदी जी मजबूत हुए हैं और ये इस बिल से मुझे लगता है एक नया दौर शुरू होगा इस देश में। और जो लोग CA NRC को शाहीन बाग के तर्ज पर और इस वक्त बिल को भी शाहीन बाग के तर्ज पर लेके जाना चाहते थे, वो औंधे मुंह गिर चुके हैं, उनका प्लान फेल हो चुका है। इसलिए अब मुसलमान समझ चुका है कि उसके हित के लिए कौन खड़ा है और उसके खिलाफ कौन खड़ा है। नहीं तो 70-60 साल उनकी हुकूमत थी,
आज मुसलमान की ये दयनीय परिस्थिति नहीं होती। आज भी देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वहाँ पर मुसलमान बदहाल है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान मजबूर है। वहाँ कभी बीजेपी की सत्ता नहीं रही। जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है, जहाँ जहाँ मोदी जी का के डबल इंजन की सरकार है, वहाँ मुसलमान मजबूत हुए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए, जो किरण रिजिजू जब वो बिल पेश करे तो उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में चुनाव से पहले जो है बहुत सारी जमीन जो है वो डिनोटिफाई की गई। क्या मंशा रही होगी इसके पीछे? मतलब मंशा जो भी रही ठीक रही है। इसमें मतलब जो भी मतलब इन्होंने मतलब एक कानून बनाने का प्रस्ताव डाला था तो बहुत मतलब अच्छा काम किया उन्होंने। मतलब जो है हम उसका मतलब जो है सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मतलब जो है ये वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्तियां हैं लोगों को मतलब जो है अपने में ही बांट खा लेते थे, मतलब गरीबों में। क्या बताइए, जैसे सच्चर समिति की रिपोर्ट है, कई सारी समिति की रिपोर्ट्स में हमने देखा कि जो समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय, वो काफी पीछे रह गया विकास की दौड़ में। इसके बाद अगर आपको लगता है कि वक्फ अगर इक्वली अगर जस्टिस हो, जो उद्देश्य है उन तक अगर पैसे पहुंचे, मदद पहुंचे, रिसोर्स पहुंचे, तो जो समुदाय है उसको ऊपर आने में, तो अपलिफ्ट होने में मदद मिलेगी। देखिए, वक्फ की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों के काम में आ सकती थी, लेकिन अभी तक उनके हक काम नहीं आई। और मुझे लगता है कि इस तरह के संशोधन से ज़रूर मुसलमानों को फ़ायदा मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो बिल है वो बहुत सोच समझकर बनाया गया है। हम उस बिल के साथ खड़े हैं और उस बिल से एक चीज़ तो तय हो गई है कि अब जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो अब बेनकाम हो जाएंगे और वो लोग कहीं ना कहीं बेनकाब होकर शर्मिंदा भी होंगे और आम मुसलमान मजबूत होगा। और अभी तक देखिए 2014 से अब तक जितने भी साल मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं, मुसलमान बहुत मजबूत हुआ है। चाहे आप सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी भागीदारी कर लीजिए, पढ़ाई के क्षेत्र में। आज़ादी के बाद पहली बार इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने कभी एक समुदाय, एक प्रांत की बात नहीं की है। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की बात की है। उन्होंने 140 करोड़ की भारतीयों की आंखों में खुशी और उनके जीवन में खुशहाली है, इस संकल्प के साथ काम किया है। 2014 से अब तक, अब आज़ादी जब से हुई और अब तक आप सोचेंगे सबसे ज्यादा आईएएस चुनकर इस बार आए हैं। किसके दौरे हुकूमत में? मोदी जी के दौरे हुकूमत में 52 आईएएस ऑफिसर मुस्लिम बने हैं। 1954 में आजाद भारत में वक्फ के कानून के बनने के बाद से तमाम जो संशोधन हुए उस दिशा में 2025 का ये संशोधन कई मायनों में बेहद अहम है। न सिर्फ कानून का नाम बदला जा रहा है बल्कि उसके मकसद को भी एक तरह से एक व्यापक रूप दिया जा रहा है। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, दो बातें बेहद महत्वपूर्ण। सेक्शन 40 जो मौजूदा जो कानून था वो ये कहता था कि तमाम शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम पे जो भी है वो जाके किसी भी जमीन का दावा कर सकते हैं और वो जमीन वक्फ की हो जाएगी। उसके बाद वो जिसकी जमीन है वो जाए ट्राइब्यूनल में चक्कर लगाए और ट्राइब्यूनल में भी सीमित लोग होंगे, 3 लोग, उनमें किसी और की कोई सुनवाई नहीं है। तो पहले आप जमीन लेंगे और फिर वो सुनवाई के लिए आप ही के सामने बैठेगा। अब इसको खत्म करते हुए सेक्शन 40 जैसी व्यवस्था को खत्म किया गया है। साथ ही साथ ट्राइब्यूनल तक सीमित ना रख के अब आप न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल के दायरे को भी बढ़ाया गया है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि मनमाने तरीके से भूमाफियाओं के रूप में जिस तरह से वक्फ बोर्ड बढ़ रहे थे उन पर एक लगाम लगाई गई है। निश्चित रूप से ऋतु जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए संविधान में जो है उसमें यही कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। हर इंसान जो भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी धर्म का हो, सबके लिए कानून बराबर है। मुझे समझ में नहीं आया ऐसा कानून कैसे बनाया गया जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हो सकता है। देखिए, किसी भी चीज की जुडिशियल इंक्वायरी तो हो ही सकती। जी हाँ, अभी तक के प्रावधान के तहत अगर वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कह दी है तो उसकी सुनवाई सिर्फ ट्राइब्यूनल तक होगी और कोई अदालत उसे सुन नहीं सकती। यानी कि न्यायालयों से ऊपर का वक्फ ट्राइब्यूनल हो चुका था।
साथ ही साथ ये भी एक तथ्य है जो मुझे लगता है दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्ति जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनेशिया, इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है। भारत में न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहरी भू स्वामी है, बल्कि उसके पास कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा करने वाला एक अधिनियम भी तैयार किया गया, तमाम संशोधन किए गए। तो एक तरह से इन भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद इस समय पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। तर्क कैसे चलेगा? सबसे पहले बात थोड़ा संविधान की कर लेते हैं। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है, जब भी कोई विषय होता है संविधान की लाल किताब दिखाते हैं। सर, हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं जो संसद में रखी हुई है, तो मैं इसी को दिखाऊंगा आज। सर, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। तो अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए यह कानून लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? सर, संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है। यह सच्चाई है। Honorable member, please. मैं जिस प्रदेश से आता हूं, Honorable member, please be seated. Honorable member, सर जरा लोगों को बैठा please be दें। seated. Honorable member, जरा बैठ जाएं। Honorable member, मैं भी आग्रह करूंगा। see the back to the chair. Please be seated. वेणुगोपाल जी, जरा मैं बोल रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। मिस्टर वेणुगोपाल, Yes. मिस्टर वेणुगोपाल जी, आई एम स्पीकिंग, काइंडली हैव सम अटेंशन टू मी। बैठिए। सर, मैं ये कह रहा था कि मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वहां बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, पसमंदा कहते हैं हम, कई कैटेगरी के हैं। उनको वक्फ के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता। और अगर संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी, उनको जगह दी जाएगी, तो परेशानी क्यों है इनको? और सर, जहां तक सर सवाल है सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूं। ये वक्फ में जो संशोधन हो रहा है वो मौलिक अधिकार की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है। अब सर धारा 25 की बात की गई। सर, अब हमारे विपक्ष के उपनेता को मैं सुन रहा था, आपने धारा 25 का जिक्र किया, तो धारा 25 का क्लॉज 2 भी पढ़ लीजिए मेरे साथ। सर, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with the religious practice. तो अगर वक्फ की जमीन बर्बाद हो रही है, अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 ये अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। तो कृपया करके कोई अगर आप धारा संविधान की कोट करते हैं तो पूरी की पूरी कोट करें। सर, मैं प्रावधानों पे आने के पहले एक और बुनियादी बात उठाना चाहता हूं। वक्फ के माने क्या है सर? माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। वक्फ इज जस्ट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। सर, दूसरा सवाल आएगा सर,
अच्छा, आप अपने पारी का इंतजार करिए ना। यू आर ए वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, आई नो, वेट फॉर योर टर्न। सर, इसी से एक और सवाल उठता है सर, मुतवल्ली की क्या भूमिका होती है? आज मैं चाहता हूं इस बात को सदन में रखूं और सदन के माध्यम से देश में जाए। सर, मुतवल्ली को सिर्फ मैनेजर बोलते हैं सर, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इस्लामिक लॉ के एक बहुत बड़े स्कॉलर, मुल्ला लॉ ऑफ मोहम्मदन लॉ, इस किताब के मैं 3 लाइन कोट करूंगा सर। मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ, एम हिदायतुल्लाह, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इसको रिवाइज किया था सर, बहुत बड़े जूरिस्ट थे। और मैं इसके सिर्फ एक पैराग्राफ को पढ़ूंगा सर। पैरा 202, मुतवल्ली, अंडर द मोहम्मदन लॉ, द मोमेंट a waqf is created, all rights property pass on the waqif and vested in the Almighty. The mutawalli has no right in the property belonging to the waqf. The property is not vested in him. He is not a trustee. He is merely a superintendent or a manager. तो मुतवल्ली साहब ये 8 लाख की प्रॉपर्टी के खाली मैनेजर हैं, और क्या हो रहा है? तो क्या सरकार खामोश है? अगर वक्फ देने वाले की प्रॉपर्टी लूटी जा रही है तो क्या खामोशी चलेगी सर? ये तो नहीं चलेगी। सर, कुछ और मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं सर इस बहस में, जो उठना चाहिए। ये 8 लाख संपत्ति है, इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्जिद भी होगी सर। आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितनी बेवा विधवा बेटियों बहनों को सिखाए गए सिलाई कढ़ाई जीने का तरीका, गिनतियों पर भी आएगा सर। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है सर? सर, इस परेशानी की मैं वजह समझता हूं सर, और अब मैं इस परेशानी की वजह पर आ रहा हूं सर। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है सर। बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है। और मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं सर। याद करिए, शाहबानो के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि शाहबानो एक डिजर्टेड वाइफ थी, उनको कुछ 100 रुपये मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो हल्ला किया गया। यही लोग हैं। और सर, उस समय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, 400 का बहुमत था, मात्र एक बेवा मुस्लिम 75 साल की महिला को कुछ 100 रुपये दिए गए, क्या हंगामा खड़ा कर दिया गया। और सर, आज जब मैं शाहबानों पर बात कर रहा हूं सर, तो मुझे अपने दोस्त आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कुछ बोलना है सर। वो आपकी सरकार में मंत्री थे, उनका 2 दिन ऐतिहासिक भाषण हुआ था इसी सदन में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। एकाएक हंगामा गया, राजीव गांधी हिल गए, डोल गए, कहे तुम वापिस हो जाओ, हम कानून ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए। ये भी हमने देखा है ना सर। शाहबानों के बाद यात्रा आती है साराबानों तक सर, 3 तलाक पर। 3 तलाक को लेकर सर इतनी परेशानी थी, मुस्लिम महिलाएं गई थी कोर्ट में। और सर, मैं हाउस में आज कहना चाहता हूं, 2 साल तक इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं फाइल किया, ताकि मामला लटकता रहे। और आज सर, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जब 14 में सरकार आई, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून मंत्री बनाया था, तो फाइल आई कि सर का जवाब फाइल करना है, सुप्रीम कोर्ट डांट लगा रहा है। तो मैं गया प्रधानमंत्री जी के पास,
तो उन्होंने कहा जाओ कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर खड़े हो जाओ कि नरेंद्र मोदी की सरकार 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं का खड़ी है। सर, आज मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, बोर्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जब 3 तलाक के मामले की सुनवाई चल रही थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप फैसला मत करिए, हम एक निकाहनामा बनाएंगे और पूरे देश में घुमाएंगे कि निकाह करते समय 3 तलाक नहीं दोगे, ये शर्त रखोगे। सर, याद करिए, कानून बना, इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का, उकसाने का काम किया। ये भी, और ये लोग सब लोग खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए। सर, तीसरा मामला धारा 370 की समाप्ति का, यही बिल आया था ना सर, माननीय गृह मंत्री बैठे हैं ना, हिम्मत दिखाई थी ना, सब लोग एक थे ना। देश टूट जाएगा, देश में आग लग जाएगी। आज 370 समाप्त हो गया, आज कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू का विकास हो रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है। और सर, याद करिए, अभी जो चुनाव हुआ है, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। जहां पाकिस्तानी झंडे लहराते थे, आज वहां लाल चौक में तिरंगा लहराता है और भारत माता की जय बोलते हैं। सर, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? सर, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सर, मैंने 86 से 20 तक की कहानी बताई। स्वर वही है, सुर वही है, तलखी वही है, चाहे संशोधन लाओ वक्फ में, चाहे लाओ 370 में। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा, और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। सर, एक सवाल उठाने की इच्छा होती है, वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? क्यों जाना चाहिए? सर, आप याद करिए, मैं कहना चाहता हूं, सीए पर क्या क्या तूफान खड़ा किया गया। आप जो बाहर से हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, उनको भारत लाया गया, उसका कोई असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नहीं था, फिर भी तूफान खड़ा किया गया। और आज फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सर, अच्छा जरा शांत, अच्छा जरा आप शांत। अरे धर्मेंद्र जी, कभी तो हमको सुन लिया कीजिए, अखिलेश जी सुनते हैं, आप नहीं सुनते, यही समस्या है। सुनिए सर, इससे जुड़ा एक और बड़ा सवाल है सर, और वो सवाल मैं उठाना चाहता हूं। मुस्लिम जमात इस देश के लोग हैं, जितना हिंदुओं का उतना आपका है, कोई शक नहीं है। लेकिन मुस्लिम जमात के आदर्श कौन होंगे? क्या मुस्लिम जमात के आदर्श वोटों की दलाली करने वाले, सौदागरी करने वाले होंगे? अगर ये है तो ये देश को स्वीकार नहीं होगा। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, मुस्लिम समाज के आदर्श होंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान, रसखान, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी। जब मोहम्मद शमी फास्ट बॉलिंग करके आउट करता है, पूरा देश ताली बजाता है। और जब सानिया मिर्जा टेनिस में भारत का नाम ऊंचा करती है, हम सभी खुश होते हैं। ये तय करना पड़ेगा। हमें लगा था कि 25-30 साल के बाद वोटों की सौदागरी कुछ बंद होगी, लेकिन अभी तक बंद नहीं है। कभी तो आप लोग निकलिए उससे बाहर। ये देश बदल रहा है और उनकी संख्या देख रहे हैं। कांग्रेस कहां थी, कहां चली आई? अखिलेश जी देखिए आप। और सर, एक बात और मैं आज बताना जरूरी है सदन के स्मृति के लिए। राजीव गांधी को 400 सीट मिली, शाहबानों में वो इन लोगों के सामने झुके। उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। याद करिए आप, देश की हवा कहां बह रही है, समझिए अखिलेश बाबू। और हमको आप इतना आलोचना करते हैं,
नरेंद्र मोदी जी को एक बार पूर्ण बहुमत मिला, दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला। आप लोगों ने संविधान का कुछ मिसलीड करके धोखाधड़ी करके यूपी में कुछ गड़बड़ किया, जनता को समझ में आ गया तो हरियाणा जिता दिया, फिर आपके महाराष्ट्र जिता दिया, फिर दिल्ली जिता दिया और अब बिहार भी जिताने वाले, निश्चित रहिए आप। वो तो पहले जीत गए थे। सर मैं आपसे आज इस बहस के क्रम में कुछ और बड़ी बातें कहने की जरूरत है सर। ये जो 13 का कानून सॉरी बार बार कहा जा रहा है कि अच्छा लगा मुझे उपनेता ने, कांग्रेस ने कुछ कहा कि बदलाव पहले भी हुए हैं सर। सर आपकी जानकारी के लिए अगर देखें आप, आजादी के बाद 54 में एक्ट आया, 59 में बदलाव हुआ, 64 में बदलाव हुआ, 69 में हुआ, 84 में बदलाव हुआ, फिर 95 में आया। और सर ये रिकॉर्डेड है, अगर आप निर्देश देंगे तो हम प्रस्तुत करेंगे। ये सारा कुछ बदलाव कुछ जमातों के दबाव में आया। और सर 95 कब आया? जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। हाँ, तो इन लोगों ने कहा ठीक है हमारे वक्फ में बदलाव करो। और 13 कब आया? जब इनके हारने का रास्ता खुल रहा था। सर जब आप इस तरह से कानून में बदलाव करते हैं तो आपकी मंशा अक़लियत की सेवा करना नहीं है, आपकी मंशा अपने वोट का इजाफा करने की है। फिर भी आप हार जाते हैं, तो फिर भी नहीं समझते। सर अब मैं इसकी आवाज मैं सुन रहा हूं, अपने प्रदेश की है क्या आप? चलिए आपके मित्र के बेटी आपके मित्र की बेटी। सर अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है सर। और सर मुतवल्ली उसको मैनेज करता है, मैंने दिखा दिया, वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो सर अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा ये जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश ऐसे ही चलेगा क्या? अरे प्रयागराज में बोला, भोपाल में बोला, कहां नहीं बोला, मुंबई में बोला, जहां चले जाइए। सर ये देश ऐसे नहीं चलेगा। और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार सदन को विस्तार से बताएं जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग भी देश घूमते हैं, तो मैनेजर साहब की बिल्डर से सांठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? वक्फ इसके लिए नहीं होता है। इसलिए ये पूरा बदलाव सर जरूरी है सर। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस कानून के संदर्भ में, लेकिन उसके पहले सर हम एक बिहार के बड़े वरिष्ठ नेता को भी कोट करना चाहेंगे। और सर आपसे मैं आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बड़ी विद्वता भरी टिप्पणी थी सर, वो सदन के सामने आनी चाहिए सर, वो बहुत जरूरी है। वो उस समय सर पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर वो नेता जो थे, जो उन्होंने ये बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। हाँ अच्छा, हाँ
अच्छा मैं लेकर दूंगा सर, किसने नहीं विरोध किया? और आज मैं विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ तो दिल में झांकिए आप। सर आई विल टेक 5 मिनट्स, आई विल कंक्लूड। कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो हम खामोश रहें, इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। सर एक बात उन्होंने बार बार कही कि पहले हाईकोर्ट को भी पावर था। हाईकोर्ट डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट पावर। हाईकोर्ट चाहे तो कॉल फॉर कर सकता है या कोई कंप्लेन कर सकता है। लॉ में कोर्ट जाना मना था और ट्राइब्यूनल ने कैसे कैसे काम किया ये भी आप जानते हैं। तो आज यहां पर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। और मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा, मैं 2-3 ट्राइब्यूनल की कहानी जानता हूं, कृपया करके ट्राइब्यूनल ठीक ठाक चले, सिर्फ सेटिंग गेटिंग नहीं हो। ये भी बहुत जरूरी है कि ट्राइब्यूनल में ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। सर मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि जो बार बार आज कह रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, मैं चाहूंगा कांग्रेस के भी जवाब दे इसको। आज क्रिश्चियन समाज क्यों दुखित है कि वो चाहते हैं वक्फ में बदलाव हो? पूरे भारत के क्रिश्चियन समाज, केरला के क्रिश्चियन समाज, द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द चर्चेज आर वेरी वेरी डिस्टर्ब बाय द इंक्रोचमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी अंडर द गार्ब ऑफ वक्फ। तो उनको लगता है बदलाव जरूरी है। अखिलेश जी आपको भी कभी सोचना ही पड़ेगा, कभी आपको भी सोचना ही पड़ेगा। हा? जिस तरह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से क्रिश्चियंस हैं आपके लखनऊ के आसपास, मालूम है ना आपको? अच्छा चलिए सर, 2-3 बिंदु बस देके अपनी मैं बात समाप्त करूंगा सर। नंबर 1, आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं? इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे या गरीबों के लिए काम में आए, पसमंदा मुसलमानों के लिए काम में आए, बेटियों के लिए काम में आए? ये उसके लिए रास्ता खोलता है। और सर तीसरी बात, इस बिल में बड़े बड़े नामी गिरामी मेंबरान पार्लियामेंट, जूरिस्ट, रिटायर्ड जजेस, महिलाएं, सिविल सोसाइटी सब आके देखने वाली हैं। तो आपको शर्मिंदगी किस बात की है? सर एक बात मैं विनम्रता से कहूं, परेशानी किस बात की है? मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुतवल्ली के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा अभी, जब आपके इफ्तार में नहीं जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, संजय जायसवाल समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहा था इन लोगों ने क्या इफ्तार में नहीं जाएंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं। तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आपके वो दिन लट गए जब आप वीटो लगाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विकास के लिए हर काम करेगी। और बस सर एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बस एक पॉइंट। हमारे ऊपर इन्होंने बहुत आरोप लगाया, एक लगाते हारते जा रहे हैं, फिर भी भाषा वही है। लेकिन सर मैं एक बात कहूं, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये बात को हमें गर्व है। अगर गैस दिया तो क्या हिंदू मुसलमान में कोई फर्क किया? अगर शौचालय बनाया तो कहा हिंदू मुसलमान ने फर्क करना है? अगर सड़कें बनी तो क्या ये कहा कि मुस्लिम गांव से सड़क नहीं जाएगी? वोट दो या न दो, हम जब सत्ता में हैं तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखेंगे। सर जिस प्रदेश से हम आते हैं, जहां से गिरिराज जी भी आते हैं, वहां एक बहुत बड़ा चलता है मामला सर, इनने सड़क मत बनाई, यहाँ वोट ना मिल रही है ना। ये हम नहीं करते, हम सबको एक नजर देखते हैं, वोट दो या न दो। इसलिए कभी कभी आप कुछ तो हमसे सीखिए, ये देश के हित में है सर। मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। हम ये बदलेंगे देश के लिए, अक़लियत के लिए, खवातीनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य श्री अखिलेश यादव जी।